हेलो स्टूडेंट्स, इट इज विनोद आचार्य। जब हमने सेकंड यूनिट शुरू की थी और इसमें एक टॉपिक हमारे पास आया था डिस्प्लेसमेंट और उसके बाद आया था वेलोसिटी। जब हमने डिस्प्लेसमेंट की बात की थी और उसके बाद जब वेलोसिटी आई थी तो वेलोसिटी को हमने ऐसे लिखा था, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और हमने वेलोसिटी को लिखा था ds बाई डी टी। देन व्हाट इज दिस, इसके बारे में हमने बात की थी। इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और इसको मैंने नाम भी दिया था डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएशन भी इसका नाम दे देते हैं हम। तो याद कीजिए, फिर हमने एक बार ऐसा हुआ था, हमने डेरिवेटिव के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। जैसे हमारे पास था y इज इक्वल टू एक्स क्यूब और उसने हमसे पूछा था कि डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, then we have dy upon dx and that is, ये हुआ था हमारा, ये जो पावर होती है ये हम पहले लिखते हैं और x 3 - 1 और हमारा आंसर आया था 3x²। यस, आप पिछले लेक्चर में जाएंगे अपने, उसमें नज़र आएगा आपको। ये हमारे पास एक y और था, y इक्वल टू 4x² एंड देन dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट है, 2 पहले आएगा और ये हुआ हमारे पास x 2 - 1 8x। इट इज 8x एंड देन another problem we have y is equal to x² into z and then derivative of y with respect to x is z is constant 2x। यहाँ ये x², इसी को ही हम सोल्व कर सकते हैं और z को हमें ऐसे ही एज ए कांस्टेंट लेना पड़ेगा। डेरिवेटिव की बात हमने अपने डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी की थी या वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी हमने की थी। हमने इसका स्लोप लिया था, ये हमारे पास वीटी ग्राफ था, इसका स्लोप लिया था और जब इसका स्लोप लेते हैं हम तब हमारे पास आता है dv बाई डी टी, चेंज इन y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई चेंज इन x कोऑर्डिनेट। और ये हमें बताता है यहाँ स्लोप, और वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें किसके बारे में बताता है, एक्सेलरेशन। वो हमें किसके बारे में बताता है, एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। अब यहाँ प्रॉब्लम हमारी ये है जी, हमारी ये बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, ध्यान से दीजिए आप, हमारा ये ऑब्जेक्ट है और इसकी वेलोसिटी यहाँ v है और ये चेंज होती जा रही है। इट मीन्स एक्सेलरेशन इज देयर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मान लिया एट ए टाइम बहुत स्मॉल इंटरवल dt पर हमारी वेलोसिटी है dv, तो एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम द एक्सेलरेशन इज dv अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यस, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। हमारे पास ये एक अप्रोच है कि हमारे पास जितना भी टोटल मोशन है उसको हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखिए ये dt पोर्शन है, dt टाइम इंटरवल में वेलोसिटी चेंज हुई dv। एक दूसरा टाइम इंटरवल ऐसा ही और लेते हैं बिल्कुल इसी के पास ये, और मैंने इसको बोल दिया dt1, ये हुआ हमारा dt2। यदि ये dv1 है तो ये हमारा वेलोसिटी हुई dv2।
ये हुई हमारी dv2। और सिमिलरली यहाँ हमारे पास जो वेलोसिटी हुई है वो हुई dv3 dt3। हमने अपनी टोटल मोशन को बहुत सारे छोटे छोटे पीसीज में तोड़ दिया है। ये मैं दूर बना रहा हूँ, ये दूर नहीं है, ये रियल में ऐसा है। स्मॉल इंटरवल, फिर स्मॉल इंटरवल, फिर इंटरवल, फिर डिफरेंट इंटरवल, फिर डिफरेंट इंटरवल, फिर डिफरेंट इंटरवल। देयर आर सो मैनी डिफरेंट इंटरवल फ्रॉम 0 to t and these intervals are infinite interval। अब यदि हमें ये पहले इंटरवल में एक्सेलरेशन चाहिए तो हमारे पास a1 आया dv1 डिवाइड बाय dt1। दूसरे इंटरवल में dv2 डिवाइड बाय dt2, dv2 dt2। यस, dv1 डिवाइड बाय dt1, dv2 डिवाइड बाय dt2। उसी तरह यदि हमें थर्ड इंटरवल में चाहिए dv3 डिवाइड बाय dt3। अब हर इंटरवल में हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ रहा है। यदि आप, और दूसरा हमारे पास जो इंटरवल हैं वो कितने हैं? इनफाइनाइट। अब यदि हम ये सोचें कि इन सारे इंटरवल्स को आपस में जोड़ दें तो आपने ऐसे सीरीज पहले देखी हुई है जिसको आपने जोड़ा हुआ है, एपी सीरीज आपने जोड़ी हुई है ना, पर उसमें फाइनाइट आपके पास टर्म होती थी। अब यहाँ देखिए हमारे पास यहाँ एपी में ऐसे वो होती थी, आपके पास ऐसे एक सीरीज होती थी। हमारे पास आज जो पीसीज हैं वो इनफाइनाइट सीमली स्मॉल हैं, बहुत छोटे हैं और इनफाइनाइट हैं। तो इन सारे चीज़ों को यदि जोड़ना है तो हमारे पास एक नया मेथड होता है सम करने का। इस तरह यदि हमारे पास जो टर्म आपने जोड़नी है उनकी ड्यूरेशन, एक तो वो इनफाइनाइट इन नंबर है, दूसरा वो बहुत छोटी है, तो हमारे पास एक नई टर्म होती है और उसका नाम बोलते हैं हम इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब समेशन होता है, सम होता है। छोटी छोटी टर्म को आपस में जोड़ा जाता है। जब आप मैथमेटिक्स में ये टॉपिक पढ़ेंगे तो आपके क्लियर हो जाएगा। यहाँ हम इतनी बात बताना चाहते हैं जितनी हमें यहाँ उसकी ज़रूरत है। याद कीजिए हमारे पास था y = x² और उसका दोनों चीज़ें साथ साथ बोल रहा हूँ मैं। यहाँ डेरिवेटिव है, ये है डेरिवेटिव और इधर है इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया मैंने dy/dx, दैट इज 2x। यस, एंड देन आज हम इंटीग्रेशन देखते हैं ये कैसे लिया जाता है। जब भी इंटीग्रेशन लेना है, मान लो हमारे पास एक वैल्यू है 2x, इसका इंटीग्रेशन लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसके साथ dx लगाया जाएगा, इसके साथ dx लगाया जाएगा। और ये निशान जो मैंने बनाया है, ये निशान हमारा इंटीग्रेशन का निशान होता है, ये हमारा इंटीग्रेशन का निशान होता है। अब इसको सोल्व करते हैं। इसमें ये कांस्टेंट है और अंदर हमारे पास बचा x × dx, x × dx। तो हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, यदि ऐसी प्रॉब्लम हमारे पास हो, x⁻n × dx हमारे पास हो, तो वो हो जाता है x⁻n+1 डिवाइड बाय, जो पावर ऊपर आएगी वही पावर नीचे आ जाएगी और साथ में आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। साथ में जो हमारा वो आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन साथ आएगा। इस स्थिति में देखिए आप 2 × x⁻1 है और 1 में 1 जोड़ दिया तो ये हो रहा है x⁻2 डिवाइड बाय 2 + c और हमारे पास आ गया x² + c। इसकी वैल्यू यहाँ 0 है, ये दूसरी बात है, मैंने छोड़ दिया है। चलो इस c को छोड़ ही देते हैं हम यहाँ,
ये लो, ये मैंने सी, अभी सी छोड़ देते हैं। चलो, जब आप मैथमेटिक्स में पढ़ो रहे तब इस सी को अच्छी तरह पढ़ लेना। ये लो, अब ये देखिए हमारे पास जो इंटीग्रेशन का आंसर आया है वो आया है h स्क्वायर। यहाँ से अब हम राइट हैंड साइड में चलते हैं। देखिए यहाँ हमारे पास एक वैल्यू है h स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव लेने से हमारे पास आया 2x। इस 2x का मैंने इंटीग्रेशन लिया, वैल्यू आई h स्क्वायर। देखिए ये तो सामने है, ये हमारे सामने है बिल्कुल। हमारे पास h स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव लिया है और आंसर आया 2x। इस 2x का इंटीग्रेशन लिया और आंसर आया है h स्क्वायर। यस, आंसर आया है h स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के अपोजिट है। यस, फिजिकली या ग्राफिकली आप इसको देखें तो डेरिवेटिव में हम छोटे छोटे पार्ट करके किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को या किसी भी फेनामेना को स्टडी करते हैं, और जब उसकी ओवरऑल वैल्यू हमें चाहिए उन सारे पार्ट्स को जोड़ने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। पहले एक छोटे से हिस्से में वो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, फिर दूसरे हिस्से में, फिर तीसरे में, और फिर सारों को जोड़ देते हैं। सारों को जोड़ना टेढ़ा काम है, इसीलिए हम क्या करते हैं, हमने एक मेथड बनाया हुआ है कि हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो यहाँ से आज हमें ये पता चला कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में उल्टे हैं। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में उल्टे हैं, अपोजिट हैं, आपस में अपोजिट हैं। वन मोर प्रॉब्लम, जैसे हमारे पास आया इंटीग्रेशन ऑफ dx। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि यहां विद जो इंटीग्रेशन लेना है वो विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। अब यहां कुछ है तो नहीं, जहां नहीं कुछ है वहां 1 तो है। तो हमारे पास इसको हमने ऐसे लिख लिया h⁻0 दैट इज 1 इंटू dx। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला ये था कि यदि आपके पास ऐसी पावर आ जाती है तो आप HTn+1 डिवाइड बाय n+1 ऐसा। ठीक है जी। अब हम यहां देखते हैं h⁻0+1 डिवाइड बाय 0+1 और हमारा आंसर आया h। हमारा आंसर आया h dx का। सिमिलरली यदि हमारे पास होता dy और उसके ऊपर इंटीग्रेशन, इट मीन्स ये हमसे पूछ रहा है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y और इसका आंसर कितना आएगा y। यदि हमारे पास ऐसे आता dz देन वी हैव आंसर z। यदि हमारे पास ऐसा हो dv then we have v। yes, then we have v। sometime कई बार ऐसा भी मिलता है कि हमारे पास इंटीग्रेशन की लिमिट भी होती है, इंटीग्रेशन की लिमिट भी होती है। देखिए h² इंटू dx इस जो हमारे पास जो प्रॉब्लम है h² का इंटीग्रेशन करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू x, और साथ में उसने लिमिट दी है। लिमिट इस इंटीग्रेशन के निशान पे आती है, लोअर लिमिट इज 1 एंड अपर लिमिट इज 2। लोअर लिमिट, इट्स द लोअर लिमिट एंड इट इज अपर लिमिट। इट इज अपर लिमिट। अब इसको सोल्व कीजिए। जब इसको हम सोल्व करेंगे हमारे पास आएगा h³ डिवाइड बाय क्यूब, और ये निशान हम ऐसे ब्रैकेट बना लेते हैं। ऊपर अपर जो लिमिट है वो 2 है और लोअर लिमिट जो है वो 1 है। इस लिमिट का ये होता है कि पहले आप जहां ये जो वैल्यू है 1 एंड 2 ये x की वैल्यूज है,
एच टी जो लोअर वैल्यू है वो 1 है और जो अपर वैल्यू है वो 2 है। पहले हम इसमें एच टी अपर वैल्यू पुट करते हैं, 2 रेज टू द पावर 3 डिवाइड बाय 3, ये तो हुई एच टी वैल्यू 2 पुट की है हमने। फिर इसी एक्सप्रेशन में एच टी वैल्यू 1 पुट करेंगे और बीच में निशान लगाएंगे हम माइनस का। देखिए ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसमें अपर लिमिट पुट की माइनस फिर लोअर लिमिट पुट की, तो आपके पास आया 8/3 माइनस 1/3 एंड इट इज 7/3, इट इज 7/3। तो डियर स्टूडेंट्स, जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशंस, उस इक्वेशन ऑफ मोशंस को फिर हमने ग्राफिकली प्रूव भी किया था और हमारे पास जो 3 इक्वेशन आई थी, वो पहली इक्वेशन थी v इज इक्वल टू u प्लस AT एंड द सेकंड वन इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ut plus 1/2 AT square, and the third one is v square minus u square is equal to 2as। तो आज जो हम पढ़ना चाहते हैं, हम इक्वेशन ऑफ मोशन को इंटीग्रेशन मेथड से या इंटीग्रल मेथड से पढ़ना चाहते हैं। जो हमारे पास जो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन थी वो ये है, v इज इक्वल टू u प्लस AT। इसको हमने ग्राफिकल मेथड से पढ़ लिया था, आज हमने इसको ई मेथड ऑफ इंटीग्रेशन से पढ़ना है। तो चलो लिखते हैं हम, याद कीजिए क्या था हमारा। लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। लेट अस कंसीडर an object moving in a straight line with uniform acceleration विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, और उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, a है। क्योंकि हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशन ड्रा की थी वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ही की थी। लेट u बी दी वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट at time t is equal to 0. Initially let u be the velocity of the object at time t is equal to 0, and at a later instant t is equal to t, the velocity of the object becomes v, velocity of the becomes v। अब इसको दोबारा बनाते हैं हम। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ वेलोसिटी u है, यहाँ वेलोसिटी v है, और इसकी जो वेलोसिटी है, क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, और वो a है, इट मीन्स वो लगातार चेंज होती जा रही है। वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द मोशन इज ऑलवेज चेंजिंग विद ए फिक्स रेट कांस्टेंट है। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट है। तो हमने मान लिया कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम या dt इन ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, लेट dv be the
let dv be the infinitesimally small change in velocity is dv in the time interval dt, in the time interval dt, in the time interval dt, and ये dt small interval of time, infinitely small है ये small interval. Then at that instant the acceleration, बताइए then acceleration क्या हो रहा, acceleration क्या है, change in velocity divide by duration and that is dv upon dt. हमने मान लिया ना स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt में वेलोसिटी चेंज है, तो उस समय हमारा एक्सेलरेशन आया a इज इक्वल टू dv अपॉन dt एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए dv इज इक्वल टू a इंटू dt. इट इज इक्वेशन 1. इट इज इक्वेशन 1. यस, इंटीग्रेट इन इक्वेशन 1. देखिए नई चीज शुरू की हमने, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1. तो हमारे पास आया dv इज इक्वल टू a इंटू dt और दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन बोल दिया. फिर उसने दोबारा हमें बोला है यूज प्रॉपर लिमिट. यूज प्रॉपर लिमिट. अब लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में जो इंटीग्रेशन आया है वो वेलोसिटी का आया है. वेलोसिटी की लोअर लिमिट कितनी है, कम से कम वेलोसिटी कितनी होगी, याद कीजिए u, और हाईएस्ट v. तो हमारे पास हमारी वो आया dv रेट, ये क्या हुआ, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू v, विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, और उसकी लोअर लिमिट है u और अपर लिमिट है v. देन here the integration is with respect to time and it is acceleration, it is constant. yes, a is there. और याद कीजिए जब आप अब लो प्रॉपर लिमिट, अब देखिए जब आपकी वेलोसिटी u है उस समय टाइम की लिमिट कितनी होगी, उस समय टाइम 0 है, और जब वेलोसिटी आपकी v बन जाएगी उस समय t है, तो आपकी टाइम की लिमिट हुई 0 एंड t. आपकी टाइम की लिमिट जो बनी है वो हुई 0 एंड t. चलो अब इंटीग्रेशन कीजिए, याद कीजिए dv का इंटीग्रेशन क्या आया था हमारे पास, dy का इंटीग्रेशन आया था y, dx का आया था x. यस, सिमिलरली dv का इंटीग्रेशन कितना आया v, और यहाँ आई लिमिट, नीचे आया u, ऊपर आया v, और दूसरी तरफ a इंटू dt का इंटीग्रेशन कितना बनेगा, dt का t बनेगा. यस, और t की लिमिट है हमारे पास, अपर लिमिट t है, लोअर लिमिट 0 है. अब पुट करते हैं इसमें, यहाँ v है, पहले v के स्थान पे v आएगा, नो प्रॉब्लम, माइनस v के स्थान पे लोअर लिमिट u आएगी. ओके, अब ये हुआ a और यहाँ आएगा अपर लिमिट में t आएगा, और लो माइनस कर रहे लोअर लिमिट में 0 आएगा. तो हमारे पास आया v माइनस u इज इक्वल टू a इंटू टी, एंड देन v इज इक्वल टू u प्लस a t. इट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर a motion for an object moving in a straight line with uniform acceleration and by the method of integration. by method of integration. तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा मेथड ऑफ इंटीग्रेशन था, और इस मेथड ऑफ इंटीग्रेशन से हमने आज इक्वेशन ऑफ मोशन, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव की है. तो प्यारे बच्चों, आप इसको 2 बार 4 बार समझें, इसको आपने
ध्यान से पढ़ना है। ये एक नई चीज़ हमारे सामने आई है। जैसे जैसे आप मैथमेटिक्स में चीज़ें पढ़ेंगी, सारी चीज़ें बहुत आसान चीज़ है, इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स है और ये +2 में पढ़ाया जाता है, इसीलिए थोड़ा सा हो सकता है आपके मन में थोड़ा एक बार आपको ऐसा लगे कि चीज़ें टफ हैं, पर ऐसा नहीं है। आप इसको 2 बार पढ़ेंगे तो ये अपने आप क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।